नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने लास्ट सेशन में रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डिटेल में अध्ययन किया था। इसके अंदर क्या साइकिल होती है, कैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार्य करता है। आज के इस सेशन में हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर 4 का। So we are just going to finish the chapter 4, and from next week we will start the next chapter, lighting system. So जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So let's start with the air conditioning system. ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सभी लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वर्किंग और एप्लीकेशन से तो आई थिंक अवेयर हैं, सभी जानते हैं एसी क्या काम करता है, मतलब क्या, लेकिन वो कैसे काम करता है ये आज हमें जानना है। तो एयर कंडीशनिंग इज अ टर्म रेफरिंग टू माई प्रोसेस और टू एनी प्रोसेस और सिस्टम दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीननेस एंड मूवमेंट ऑफ इंडोर एयर। यानी एयर कंडीशनिंग एक इस तरह की प्रोसेस है, एक इस तरह का सिस्टम है जो आपके किसी बंद स्थान को, जो किसी इंडोर प्लेस की एयर को के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब उस एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितनी पानी की मात्रा है, तो उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। क्लीननेस करता है, उस एयर को साफ करता है क्योंकि उसमें फिल्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम एयर कंडीशनर का होता है। जैसे ये आप देखें तो दिस इज दी सम एयर कंडीशनर, इफ यू हैव सीन इनटू दी सम लार्ज बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में जो एयर कंडीशनर ऑफिसेस हैं, उनमें आपने इस तरह के वेंटिलेशन देखे होंगे, जिनके माध्यम से कूल्ड एयर उस पर्टिकुलर रूम के अंदर आती है। ऐसे आपने इस तरह के वेंटिलेशन, इस तरह के जो वेंटिलेशन है वो आपने मॉल्स में और उनमें भी देखा होगा जहां पर पूरा एसी होता है। सो व्हेन दी वेदर इज हॉट इट कूल्स द एयर, यानी जब तापमान काफी गर्म होता है उस समय पर एयर कंडीशनर का काम उसे ठंडा करने का होता है, उस रूम को ठंडा करने का होता है। व्हेन दी वेदर इज कोल्ड इट वार्म्स द एयर, ये दोनों काम करता है। जिस समय सर्दियों के दिन होते हैं उस समय आप अपने बंद स्थान को, बंद कमरे को या बंद बिल्डिंग को या बंद मॉल को, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, वेयर एवर यू वांट दी एयर कंडीशनिंग, तो वहां पर आप इसे सर्दियों के दिन में आप इसे वार्म अप कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं हवा को, और गर्मियों के दिनों में हम उसे ठंडा कर सकते हैं। इट ऑल्सो एड्स और रिमूव्स मॉइस्चर टू एंड फ्रॉम द एयर एज नीडेड, और अकॉर्डिंगली ये जो आपकी एयर होती है उसमें मॉइस्चर को उससे रिमूव करता है और जरूरत होती है तो ऐड करता है, मीन मेंटेन करता है, आपकी एयर की कंडीशनिंग करता है। ठीक है, सो एंड फॉर्म द एयर एज नीडेड, जैसी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंगली कार्य करता है। बाई कंट्रोलिंग एयर मूवमेंट एयर कंडीशनिंग इज एबल टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट बाय bringing fresh air into a space and pushing stale air out। यानी कि एयर मूवमेंट को कंट्रोल करने के साथ साथ एयर कंडीशनिंग भी करता है, और उसके साथ साथ जो भी आपकी डस्ट पार्टिकल्स वाली एयर होती है उस एयर को आप एक तरह से बाहर करता है और आपकी फ्रेश एयर आपके अंदर रूम के अंदर और बंद जगह के अंदर प्रोवाइड करता है। So, an air conditioning system is any mechanism designed to stabilize and control the conditions of the air। यानी एयर कंडीशनिंग एक ऐसा सिस्टम है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जो जिसकी मैकेनिज्म आपके जो बंद स्थान की जो एयर है उस एयर की को के कंट्रोल करने के लिए, उसकी कंडीशनिंग करने के लिए तैयार किया गया है। एंड आर गिवन स्पेस मोस्ट कॉमनली इन बिल्डिंग्स, कार्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ठीक है ना, आप किसी भी बंद स्थान पे, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो, आपका घर हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कार हो, कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो, सभी में एयर कंडीशनर लगाया जाता है। बस उसके लिए शर्त यह है कि वो बंद स्थान होना चाहिए। जैसे ह्यूमन एयर कंडीशन, अब कंडीशनर, ह्यूमन एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन एयर कंडीशनर, इट इज जनरली यूज्ड इन हाउसेस फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट टेम्परेचर ऑफ रूम्स। ठीक है, ये जनरली क्या है, ये एक तरह से उस तरह का
एयर कंडीशनर होता है जो रूम्स की एयर को मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर करके आप लोगों ने घरों में लगे हुए इस तरह के स्प्लिट एसीज देखे होंगे, अपने कॉलेजेस में भी आपने इनको देखा होगा। तो ये आप देखें तो दिस इज द इंडोर यूनिट जो आपके रूम के अंदर जिसकी एयर को हमें कूल करना है, ठंडा करना है, उसके अंदर लगाई जाती है। और दिस इज दी आउटडोर यूनिट जो आपकी जो गर्म हवा है उसको ये रूम से बाहर फेंकती है, जो हमने अभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में साइकिल पढ़ा था। तो वही काम ये करता है इसमें। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, जो ह्यूमन एयर कंडीशनर होते हैं, जो घरों के लिए, बिल्डिंगों के लिए, छोटी बिल्डिंग रूम्स के लिए जो एयर कंडीशनर होते हैं, वो केवल आपकी हवा को ठंडी करते हैं, गर्म करने की फैसिलिटीज इनमें नहीं होती। वो एसी दोनों तरह के काम जो करते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज एसी कहते हैं। जैसे दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर। इट इज जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ होल बिल्डिंग और मॉल एक्सेट्रा। यानी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर वो होते हैं जो आपके बिजनेस कॉम्प्लेक्स की, किसी प्रतिष्ठान की जो टेम्परेचर है पूरी बिल्डिंग का, उसको मेंटेन करने के काम में आते हैं। ठीक है। इस तरह के एसी में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसे सेंट्रल एसी यूनिट कहते हैं, ये एक जगह पर स्थापित की जाती है। अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ बिल्डिंग ये नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा भी हो सकती हैं एक से, लेकिन ये एक सेंटर पे लगाई जाती हैं और यहाँ से डक्ट के थ्रू पूरी बिल्डिंग में आपकी में जो है वो एसी की जो सप्लाई की जाती है, जो गरम गरम वो ठंडी हवा के लिए आपके में वेंटिलेशन के माध्यम से और डक्ट के माध्यम से वो रूम्स तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। ये आपका कॉमर्शियल रूफटॉप एसी है। कॉमर्शियल रूफटॉप एसी जो छत पर लगता है, ठीक है, और कॉमर्शियल है, बड़ी बिल्डिंगों में लगाया जाता है। तो सेंट्रा जो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर है वो साइज में बड़ा होता है और काफी बड़े एरिया को ठंडा करता है। उसमें एक सेंट्रल एसी यूनिट होती है। इनको आप किसी ग्राउंड एरिया में या रूफ टॉप पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एयर कंडीशनर सिस्टम, तो सबसे पहले ये आता है कि जब हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो हमें उस एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा कि उसकी ऊर्जा की दक्षता क्या होती है। तो उसके लिए हम इसमें एनर्जी एफिशिएंट रेशियो ईईआर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद हो, जिस समय हमने आपको सेकंड चैप्टर कराया था, थर्ड चैप्टर कराया था, उसमें आपको जहां ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट के लिए बताया था, उसमें हमने आपको ईईआर जो है वो लेबलिंग और स्टार रेटिंग के समय पे बताया था कि एनर्जी इफिशिएंट रेशियो के द्वारा हम एयर कंडीशनर की जो रेटिंग है या एक तरह से उसकी स्टार रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ईईआर ऑफ एसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर रूम एयर कंडीशनर दिस रेटिंग इज द एनर्जी इफिशिएंट रेशियो और ईईआर। ठीक है। रूम के एयर कंडीशनर के लिए जनरली हम एनर्जी इफिशिएंस रेशियो या ईईआर को कैलकुलेट करते हैं। फॉर सेंट्रल एयर कंडीशनर दिस रेटिंग इज द सीजनल एनर्जी इफिशिएंस रेशियो और एसईईआर। यानी रूम के लिए आपका ईईआर होता है एनर्जी इफिशिएंट रेशियो, और वहीं जहां इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के लिए बड़े जो सेंट्रल एसी होते हैं उनके लिए हम इसको सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशियो एसईईआर बोलते हैं। फाइन। द डेफिनेशन ऑफ ईईआर इज एडॉप्टेड बाय बीईई स्टार लेबलिंग। ये हम ऑलरेडी आपको जब हमने स्टार लेबलिंग बताया था बीई का, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट, द डेफिनेशन ऑफ ईआर इज एडॉप्टेड बाय बीई। तो इस ईआर की जो डेफिनेशन है बीई के द्वारा अडॉप्ट की गई है। क्या डेफिनेशन होती है? एनर्जी इफिशिएंट रेशियो इज नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन वॉट्स विद रिस्पेक्ट टू पावर इनपुट इन वॉट्स। ठीक है। यानी कि उस एसी के द्वारा उसमें जो कूलिंग की कैपेसिटी है, वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है उसमें वॉट्स में। तो कूलिंग कैपेसिटी, जैसे आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह रहे हैं, उसे हम कूलिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो कूलिंग कैपेसिटी इन वॉट्स विद रिस्पेक्ट टू पावर इनपुट इन वॉट्स। ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे आप तो यू विल गेट दी एनर्जी इफिशिएंट रेशियो। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक मात्रक विहीन आपको इसमें एक संख्या मिलेगी, क्योंकि आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इक्वल यूनिट है वॉट्स। Products with a higher EER rating can save consumers money in the long run. जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं जिनकी ईईआर रेटिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा एनर्जी सेव करते हैं। तो अगर हमें ईईआर मतलब अगर एसी खरीदना है तो हमें ये देखना होगा कि ईईआर जिसका ज्यादा होगा वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। सो देन फर्स्ट इज बिल्डिंग एनवलप। तो बिल्डिंग एनवलप ऑप्टिमाइज एयर कंडीशनिंग वॉल्यूम्स बाय मेजर सच एज यूज ऑफ फॉल सीलिंग एंड सीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल एरियाज फॉर एयर कंडीशनिंग बाय एयर कर्टेन्स। ठीक है।
यानी कि जो बिल्डिंग एनवलप है, एक तरह से जिस एरिया में आप एयर कंडीशनर लगा रहे हैं, ठीक है, उस पूरे एरिया को आपका प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, बिल्डिंग एनवलप होना चाहिए, यानी कि उसमें कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा अच्छी कूलिंग होगी। तो ऑप्टिमाइज एयर कंडीशनिंग वॉल्यूम बाय मेजर सच एज यूज ऑफ फॉल सीलिंग, जैसे फॉल सीलिंग कर लेते हैं, छत पर फॉल सीलिंग कर देते हैं, ठीक है, एंड सीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल एरियाज फॉर एयर कंडीशनिंग बाय एयर कर्टेन्स। तो हमें मतलब प्रॉपर इंसुलेशन रखना है। देन सेकंड होता है बिल्डिंग हीट लोड्स। दिस इज द बेसिकली द एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन एचवीएसी एंड रेफ्रिजरेशन। मतलब कौन कौन से अवसर हैं जिसके माध्यम से हम एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो पहला तो है बिल्डिंग एनवलप, यानी जिस बिल्डिंग में, जिस रूम के अंदर आपने एयर कंडीशनर लगा रखा है, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपर इंसुलेशन हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और फॉल सीलिंग वगैरह आप करके इसको कर सकते हैं। दूसरा है बिल्डिंग हीट लॉस लोड्स मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज द एयर कंडीशनिंग लोड्स बाय मेजर सच एज रूफ कूलिंग, रूफ पेंटिंग, efficient lighting, pre-cooling of fresh air by air to air heat exchanger, variable volume air systems, optical thermostatic settings of temperature of air conditioning space, sun film applications, etc. यानी कि बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइजेशन का मतलब यह है कि जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग के अंदर आपने एयर कंडीशनर लगाया हुआ है, उस बिल्डिंग की हीट के लोड को अगर हम किसी तरह से कम कर पाएं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा बिल्डिंग गर्म होगी उतना ही ज्यादा लोड आपके एयर कंडीशनर पर पड़ेगा। तो अगर किसी तरह से हम बिल्डिंग के हीट के लोड को अगर हम कम कर पाए, तो वो लोड फिर एसी पर कम पड़ेगा। तो उसे कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? आप रूफ की कूलिंग कर सकते हैं, छत की कूलिंग कर सकते हैं, रूफ पेंटिंग होती है आजकल, ऐसे पेंट आ रहे हैं जिन्हें आप रूफ पर, छत पर कर देते हैं, तो वो पेंट क्या करते हैं, वो आपके जितनी भी हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी हीट का बिल्कुल भी अमाउंट आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आपकी जो छत है वो नीचे से जो है वो गर्म नहीं हो पाती, सारी जो हीट आती है उस पेंट के माध्यम से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रूफ पेंटिंग आती है। आप इवन दो कितनी तेज धूप चल रही हो, अगर पेंट वो कहीं बिछा हुआ, तो आप आराम से नंगे पैर उसमें चल सकते हैं। एफिशिएंट लाइटिंग, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्री कूलिंग ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, जो फ्रेश एयर है उसकी पहले से कूलिंग हो, तो इस तरह से जो हीट एक्सचेंजर लगा दें हम, एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर, तो हम यानी कि बिल्डिंग के हीट लोड को किसी तरह से मिनिमाइज कर दें। फाइन। देन थर्ड है कोल्ड इंसुलेशन, इंसुलेट ऑल कोल्ड लाइन वीसल्स यूजिंग इकोनॉमिक इंसुलेशन थिकनेस टू मिनिमाइज हीट गेन्स। यानी जो आपकी लाइंस हैं, कोल्ड लाइंस हैं, जिनके माध्यम से आपका जो यूनिट के माध्यम से इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो आपकी पाइप्स होती हैं, लाइंस होती हैं, वीसल्स होती हैं, उनमें आप प्रॉपर इंसुलेशन करें, ठीक है, जिससे कि उसमें वो हीट को एब्जॉर्ब ना करें। और इंसुलेशन थिकनेस टू मिनिमाइज हीट गेन्स एंड चूज अप्रोप्रिएट करेक्ट इंसुलेशन, प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए आपका। फोर्थ है प्रोसेस हीट लोड्स मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज प्रोसेस हीट लोड्स इन टर्म्स ऑफ टीआर कैपेसिटी एज वेल एज रेफ्रिजरेशन लेवल, दैट इज टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय वेज ऑफ, यानी मिनिमाइज प्रोसेस हीट लोड्स इन टर्म्स ऑफ टीआर कैपेसिटी, ठीक है, यानी जो हीट लोड है और मिनिमाइज प्रोसेस है उसकी हीट लोड्स की, उसको हम इन टर्म्स ऑफ टीआर कैपेसिटी एलवेज रेफ्रिजरेशन लेवल के टर्म्स में हम उसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो क्या होता है? नंबर वन इज अ फ्लो ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, then heat transfer area increase to accept higher temperature coolant, ठीक है, so then avoiding wastage like heat gains, loss of chilled water, ideal flows, यानी कि हमें इसमें कुछ वेस्टेज जो होती है उसको रोकना पड़ेगा, जैसे हीट गेन्स है, किसी भी तरह से आपकी वेन्स हैं, वीसल्स हैं, पाइप्स हैं, जो कोल्ड हवा, कोल्ड एयर जिसमें से जाती है, कहीं वो हीट को गेन ना कर लें, तो आप प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। लॉस ऑफ चिल्ड वाटर, जो ठंडा पानी चिल्ड वाटर है उसका लॉस, लीकेज कहीं से नहीं होना चाहिए, आइडियल फ्लो होना चाहिए। फ्रीक्वेंट क्लीनिंग डी स्केलिंग ऑफ ऑल हीट एक्सचेंजर, आपके एसी के अंदर जो हीट एक्सचेंजर हैं उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, डी स्केलिंग होनी चाहिए, जो आउटडोर यूनिट में आपके जो एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर। देन फिफ्थ इज एट दी रेफ्रिजरेशन एसी प्लांट एरिया, जो रेफ्रिजरेशन है और एसी प्लांट एरिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ऑल एसी प्लांट कंपोनेंट्स एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन, जो मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसके अनुसार अपने एयर कंडीशनर को समय समय पर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए,
क्लीनिंग कराते रहना चाहिए। दूसरा क्या है, एंश्योर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ चिल्ड वाटर एंड कूलिंग वाटर फ्लोज, अवॉइड बाईपास फ्लोज ऑफ क्लोजिंग वॉल्व्स ऑफ आइडियल इक्विपमेंट। यानी ये ध्यान रखना है कि उसमें जो चिल्ड वाटर है या कूलिंग वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें कोई कमी ना हो, जिससे कि अदरवाइज आपकी जो कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। Minimize part load operations by matching loads and plant capacity on line. Adopt a variable speed drivers for varying process load. यानी कि आपको minimize part load operations by matching loads, यानी लोड का प्रॉपर मैच होना चाहिए आपका, यानी कि जितना लोड आपका, जितना बड़ा एरिया है जिसको आपको कूलिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो एयर कंडीशनर है उसका लोड डिसाइड होना चाहिए, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, ये सब देख के आपको उसको कंसीडर करना चाहिए। Then make effort to continuously optimize condenser and evaporator parameters for minimizing specific energy consumption and maximizing capacity. यानी हमें लगातार ये प्रयत्न भी करना चाहिए कि हमें कंडेंसर और इवेपोरेटर की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। अगर वो किसी तरह से डिग्रेड हो रही है, प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उसे हमें समय पर मेंटेनेंस कराना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर कंडेंसर और इवेपोरेटर अगर आपके बहुत अच्छा काम करेंगे तो इससे एनर्जी कंजप्शन कम होगा और आपकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। Adopt VAR system where economic permits AC as a non CFC solution. ठीक है, then TR capacity of AC क्या होता है, thus 1 TR air conditioner has a refrigeration capacity of 3516.85 watt, यानी 1 TR कैपेसिटी का मतलब है आपका 3516 वॉट एट दी प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर। ठीक है, सो इन अदर वेज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नोन एज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे टीआर कैपेसिटी बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो 1 टीआर यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3516.85 वॉट। फाइन। नेक्स्ट इज अ वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम इज अ टाइप ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी एचवीएसी सिस्टम है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जिसके माध्यम से हम क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं उसे वेरी करके। अनलाइक कांस्टेंट एयर वॉल्यूम system which supply a constant airflow at a variable temperature, VAV system vary the airflow at a constant temperature। ठीक है, यानी कि जो आपका CAV सिस्टम है जिसे कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं, वो क्या करता है, कांस्टेंट एयर फ्लो प्रोवाइड करता है एट अ वेरिएबल टेम्परेचर। वहीं आपका VAV जो सिस्टम है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम है, वो वेरी दी एयर फ्लो, वो एयर फ्लो उसमें हम वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा आप एयर के फ्लो को कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए। The advantage of VAV system over constant volume system includes more precise temperature control। यानी जो VAV सिस्टम है उनको अगर CAV सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो VAV सिस्टम की जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो काफी प्रिसाइज होता है, काफी अच्छा होता है। रिड्यूस्ड कंप्रेसर वियर, कंप्रेसर पे भी काफी कम लोड रहता है, लोअर एनर्जी कंजप्शन, कम एनर्जी खाता है। स्टीम बाय सिस्टम फैंस, लेस फैन नॉइस एंड एडिशनल पैसिव डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, यानी जो भी फैन है उसमें जो नॉइस है वो भी काफी कम होता है। देन बेनिफिट्स ऑफ CFC, जो CFC हमने अभी कहा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हम CFC आपको ग्रीन हाउस गैसेस में बता चुके थे। फ्री रेफ्रिजरेंट, क्योंकि आपके जो एयर कंडीशनर, अगर आपको याद हो तो वहां पर मैंने बताया था कि एयर कंडीशनर से भी CFC गैस रिलीज होती है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट CFC रेफ्रिजरेंट इज बैड फॉर आवर वर्ल्ड will allow you to understand why the chemicals have been phased out of every major industries। यानी कि जो CFC का जो रेफ्रिजरेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट है, ये काफी डेंजरस है फॉर दी एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए ये केमिकल अच्छा नहीं है, तो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड की इसकी नजर रहती है, इसीलिए ज्यादातर AC यूज करना जो है वो अच्छा नहीं बताया जाता। वी नो लॉन्गर यूज CFC रेफ्रिजरेंट एंड आर नाउ फोकस्ड ऑन मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रेफ्रिजरेंट कंपाउंड्स। यानी हमें CFC रेफ्रिजरेंट को न यूज करके, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए काफी घातक है, उसकी बजाय हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट जो आपके पर्यावरण के लिए जो सुगम है, जो अच्छे हैं, उनका प्रयोग हमें रेफ्रिजरेंट कंपाउंड के रूप में करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे यानी कि हमें CFC की जगह HFC यूज करना चाहिए रेफ्रिजरेंट। HFC इज फ्री ऑफ क्लोरीन, HFC में क्लोरीन नहीं होता।
द केमिकल दैट कॉजेज डैमेज टू आवर ओजोन लेयर, यानी कि जो आपका सीएफसी में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन होता है केमिकल कंपाउंड, जो आपके ओजोन लेयर को इफेक्ट डालता है। लेकिन एचएफसी के अंदर ऐसा नहीं होता, एचएफसी के अंदर कोई क्लोरीन नहीं होता है, इसीलिए ओजोन लेयर को भी शेव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एयर कंडीशनर, है ना। एयर कंडीशनर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम एयर कंडीशनर में एनर्जी को सेव कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। धन्यवाद।